मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 826 अफसरी रक्त पथरी। सावधानी पूर्वक जांच के बाद विपिन को यदुराज की इंटरस्पेशियल रिंग में जो मिला उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। जिया कबीले का दूसरा मास्टर वास्तव में अमीर है। उसकी अंगूठी में आधे अरब दिव्य रत्न है। विपिन ने धीरे से रोना शुरू कर दिया। अनंत दुनिया में एक औसत दाव मास्टर की तुलना कुल संपत्ति लगभग 1 अरब दिव्य रत्न होगी। यह इतनी बड़ी संख्या थी कि जब आकाश क्षेत्र के 3 दिग्गजों को इतनी मात्रा में दिव्य रत्न देने के लिए कहा गया तो वो व्यथित हो गए। हालांकि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जिया कबीले के पास आधा अरब दिव्य रत्न थे, जो आश्चर्यजनक था। दैवीय रत्न जो के अलावा विपिन को यदुराज की इंटरस्पेशियल रिंग में कई खजाने भी मिले, जिसमें कुछ प्राकृतिक खजाने भी शामिल थे, जिसमें से कई को वह पहचान नहीं पाया था। वे चीजें बहुत मूल्यवान भी हो सकता है। इसके अलावा उन्हें कुछ श्रेष्ठ व बहुमूल्य गुप्त कौशल भी मिले। हालांकि उसकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वे बहुत मूल्यवान थे। गिनती के बाद विपिन ने अनुमान लगाया कि यदुराज की इंटरस्पेशियल रिंग का मूल्य एक दाव मास्टर की कुल संपत्ति के बराबर था। अंगूठी के सभी खजानों में से 3 का मूल्य सबसे अधिक था। पहला बैगनी कृपान था, जिसे यदुराज ने रक्त युद्ध क्षेत्र में विपिन से युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। कृपान में एक सम्राट हथियार था, एक ऐसा हथियार जिसकी कीमत एक दाव मास्टर द्वारा भी की जा सकती थी। हालांकि विपिन के लिए यह बेकार था, इसलिए उन्होंने आवश्यक होने पर इसे कुछ अन्य खजानों या दिव्य रत्नों के बदले बदलने का फैसला किया। दूसरा खजाना एक रहस्यमय स्क्रॉल था। स्क्रॉल प्राचीन लग रहा था और उसमें से विपिन को भयानक तलवार सार का निशान महसूस हुआ। पहली नजर में विपिन को लगा कि किसी दिन तलवार सिद्धांत को विकसित करने में स्क्रॉल उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। बिना किसी संदेह के वह जानता था कि स्क्रॉल तलवार सिद्धांत के से संबंधित एक दुर्लभ खजाना था। निराशा हुई कि स्क्रॉल पर एक जटिल प्रतिबंधित था जो उसे इसे खोलने से रोक रहा था। उसने सोचा कि इसे खोलना बहुत कठिन होगा, अन्यथा यदुराज ऐसा करने में कामयाब हो जाता, क्योंकि वह कुछ समय से उसके कब्जे में था। यदि वह असमर्थ होता तो उसकी मदद के लिए उसके कबीले में कई प्रतिबंध निर्माता होते, इसलिए यह पुस्तक पर प्रतिबंध हटाया जा सकता था। तो उसमें से किसी ने भी ऐसा क्यों नहीं किया? यह स्क्रॉल असामान्य है, मैं इसे अभी नहीं खोल सकता, लेकिन मास्टर हथियार के अमृत को परिष्कृत करने और कठपुतलियों के साथ साथ संरचनाएं बनाने में कुशल और उत्कृष्ट है। जब मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगा तो मैं उससे मदद मांग सकता हूँ। वह जानता होगा कि इसे कैसे खोलना है, विपिन ने सोचा। यह सोचते हुए उसने पुस्तक को एक तरफ रख दिया और 3 सबसे कीमती खजाने में से आखिरी की ओर मुड़ा। उसने जो देखा उससे वह बहुत खुश हुआ। 3 खजानों में से इस खजाने ने दूसरों से भी अधिक आश्चर्यचकित किया। इस खजाने को डाइवाजेट ब्लड स्टोन कहा जाता है। डाइवाजेट ब्लड स्टोन एक दुर्लभ खजाना है जो लोगों की चेतना पर हमला कर सकता है। इसकी जानकारी उन्हें डाइवाजेट ब्लड स्टोन के अंदर से मिल जाती है। अधिक सटीक से कहे तो डाइवाजेट ब्लड स्टोन मानव द्वारा बनाया गया एक जादुई हथियार है। हालांकि यह काफी अनोखा था। यह जादुई हथियार की तरह डाइवाजेट ब्लड स्टोन लोगों की आक्रामक शक्ति को काफी बढ़ा सकता है, लेकिन यह शक्ति चेतना हमलों से भी संबंधित है। इस प्रकार का हमला प्रतिद्वंदी की चेतना को
नुकसान पहुंचा सकता है और संभावित रूप से उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अनंत दुनिया में कुछ अन्य कौशल भी थे जो लोगों की चेतना को प्रभावित कर सकते थे, जैसे कि भ्रम कौशल, लेकिन वे कौशल केवल लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, मति भ्रम का कारण बन सकते हैं। वे वास्तव में उसकी चेतना को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसलिए वे वास्तव में चेतना पर हमला नहीं थे। ऐसे कौशल जो लोगों की चेतना पर हमला कर सकते थे श्वेत दुनिया में बेहतर दुर्लभ थे। ऐसे कौशल को जानने वाले किसी व्यक्ति को खोजने की संभावना लाखों में से एक था। आखिरकार चेतना बहुत गूढ़ अस्पष्ट तरीके से ही कोई विशेषज्ञ इसे बना सकता था, इसलिए उस दुनिया में चेतना के हमले कम ही देखने को मिलते थे। जिन लोगों को चेतना के हमले में महारत हासिल था उसके लिए डाइवर्जेड ब्लड स्टोन बहुत उपयोगी था, लेकिन जिसके पास नहीं था उसके लिए यह बेकार हो जाएगा। जब विपिन ने डाइवर्जेड ब्लड स्टोन को देखा तो वह इतना खुश हुआ क्योंकि उसके चेतना पर हमला करने के कौशल में से एक में महारत हासिल कर ली थी। मन को नियंत्रित करने वाला गुप्त कौशल प्राचीन देव कुल के 3 महान गुप्त कौशल में से एक गुप्त कौशल जिसे चेतना पर हमला के रूप में तैयार किया गया। जब वह प्राचीन देव कबीले में कौशल सीख रहा था तब उसने कई बार इसका उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उसकी कम स्थिति के कारण वह ऊर्जा स्तर पर इसका अभ्यास करने में असमर्थ था। परिणाम स्वरूप भले ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ कौशल का प्रदर्शन करे, लेकिन इसका 3 या 4 चरणों के विशेषज्ञों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। जहां तक 5 चरणों के ऊपर के उन विशेषज्ञों की बात, जब तक उसकी चेतना क्षतिग्रस्त नहीं होती थी या ये घबराए हुए नहीं थे, तब तक ये मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल से अप्रभावित रहेंगे, भले ही उन्हें हमले की आशंका ना हो। जैसे जैसे मजबूत होता जाता हूँ, मेरे सामने आने वाली प्रतिद्वंदी भी अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं और उसमें से अधिकांश 5 और यहाँ तक कि 6 चरणों के विशेषज्ञ होते हैं। इसके प्रकाश में मैं उनसे लड़ने के लिए मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल का उपयोग मुश्किल से कर पाता हूँ, लेकिन अब डाइवर्जेड ब्लड स्टोन की मदद से सब बदल गए। विपिन की आंखें खुशी से भर गई आई। यह पत्थर उसकी चेतना के आक्रमण को बहुत बढ़ा देगा। मन को नियंत्रित करने वाला गुप्त कौशल अब और अधिक शक्तिशाली होगा क्योंकि इसे डाइवर्जेड ब्लड स्टोन द्वारा समर्थित किया जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन ने पत्थर वादना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध नहीं मिला और पत्थर तुरंत उसके शरीर में समा गया। मन को नियंत्रित करने वाला गुप्त कौशल। उन्होंने मन को नियंत्रित करने वाला गुप्त कौशल को फिर से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। डाइवर्जेड ब्लड स्टोन के माध्यम से एक जादुई शक्ति प्रभावित हुई और फिर उस पर हावी हो गई। क्योंकि उसने किसी इंसान पर गुप्त कौशल का उपयोग नहीं किया था, वह विशिष्ट प्रभाव नहीं देख सका, लेकिन वह बता सकता था कि यह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कौशल न केवल 3 और 4 चरणों के विशेषज्ञ को बल्कि 6 चरणों के विशेषज्ञ को प्रभावित कर सकता है। अध्याय 827 रक्त पाताल प्रांत। चूंकि चेतना हमला एक असामान्य तरीका है, अगर मैं अप्रत्याशित रूप से इस हमले का उपयोग करता हूं, तो यह निश्चित रूप से एक प्रतिद्वंद्वी को मार देगा। विपिन ने अपने हाथ भींच लिए। जहां तक यदुराज की इंटरस्पेशियल रिंग के 3 सबसे कीमती खजानों की बात है, उस समय उनका उपयोग केवल डाइवर्जेंट ब्लड स्टोन के लिए था। यदुराज को मारने से मैं जिया कबीले का निशाना बन गया हूं और मुझे कई परेशानियां मिलेंगी, हालांकि मुझे इससे काफी लाभ हुआ है। ये सोचकर विपिन मुस्कुराए और फिर उन्होंने यदुराज के गार्डों की इंटरस्पेशियल रिंग्स की खोज शुरू कर दी। दोनों रक्षक शाश्वत क्षेत्र के 6 चरणों के विशेषज्ञ थे और हमेशा यदुराज के साथ रहते थे, इसलिए वे भी अमीर थे, लेकिन विपिन को अंगूठियों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनके काम आ सके।
उसने तब तक दोबारा प्रस्थान नहीं किया जब तक कि उसने अपनी सारी शक्ति वापस हासिल नहीं कर ली। फिर उसने द्वीप को पूर्व के तांग में छोड़ दिया, चूंकि उसकी मंजिल सर्सिस द्वीप से अधिक दूर नहीं थी। अंततः वह अपने नीचे विशाल समुद्र से बाहर निकला और 10 दिन बाद वहां पहुंचा। पूर्व का सबसे प्राचीन और एक समय सबसे शक्तिशाली देश होने के नाते तांग विशाल था। तांग राजवंश के जिन 21 बड़े प्रांतों का बिपिन ने एक बार दौरा किया था, उनकी स्थापना वास्तव में पूर्व के तांग पर आधारित सम्राट जयसन द्वारा की गई थी। अंतर यह है कि पूर्व के तांग के क्षेत्र में 36 प्रांत थे। 36 प्रांतों में से प्रत्येक फर्मामेंट टेरिटरी से 10 गुना बड़ा था। बिपिन सबसे पहले ब्लड हेड्स प्रीफेक्चर पहुंचे। हालांकि यह केवल एक प्रांत था, लेकिन ब्लड हेड्स प्रांत एक देश के रूप में स्वायत्त था। यहाँ छोटे बड़े अनगिनत कबीले लगातार संघर्ष में उलझे हुए थे। प्रीफेक्चर के केंद्र में ब्लड हेड्स सिटी था। यह विशाल और शानदार महलों और मंडपों से भरा एक बड़ा शहर था। उनमें से कुछ तो हर समय हवा में शानदार ढंग से तैरते रहते थे। वहाँ की सड़कों पर चहल पहल थी। हालांकि ये देश पहले जितना समृद्ध नहीं था, फिर भी फल फूल रहा था। प्राचीन विश्व में स्थापित तांग राजवंश के सम्राट जायसेन मौत का देश है, लेकिन पूर्व का ये तांग इसके विपरीत है। ब्लड हेड्स शहर में सड़कों पर चलते समय बिपिन सोच में खो गया था। एक क्षण बाद उसने एक दुकान में कदम रखा। फिर वह दुकान के एक गुप्त कक्ष में जा बैठा और इस देश के बारे में जानकारी पढ़ने लगा। ये जानकारी उसे पहले से ज्ञात जानकारी से अधिक विस्तृत नहीं थी, सिवाय इसके कि उस पर देश के सभी शिविरों और सेनाओं का एक सरल परिचय था। आधिकारिक तौर पर महारानी लीलारानी के नियंत्रण वाला इंपीरियल हाउस अभी भी इस देश का प्रभारी था, लेकिन सतह के नीचे देश भर में तनाव पैदा हो रहा था। जिया कबीले के नेतृत्व वाले 6 बड़े कुलों, जिनके नेताओं ने सम्राट की पीठ के पीछे गुप्त रूप से कई काम किए थे, उनके साथ अपने रिश्ते पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ डर था। 36 प्रांतों के मेंशन मास्टर्स के बारे में भी यही सच था। वे सार्वजनिक रूप से इंपीरियल हाउस का सम्मान करते थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे सभी अपने स्वार्थी इरादों का पोषण करते थे। इसके अलावा पूर्व के तांग और उसके 3 पड़ोसी देशों वेस्ट पैराडाइज, साउथ माउंटेन किंगडम और नॉर्थ सी किंगडम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गए थे। ये देश घरेलू मुसीबतों और विदेशी आक्रमणों को झेल रहा है। किसने सोचा होगा कि इतनी समृद्धि वाला देश इस हद तक गिर सकता है। इसे पढ़ते हुए बिपिन ने आह भरी, हालांकि उन्हें इस देश के भाग्य की परवाह नहीं थी। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता रश्मि की थी। वांसिका ने कहा है कि बर्फीले दिल का जहर रश्मि के शरीर में गहराई तक चला गया है और अगर उसे जल्द ही इलाज नहीं मिला तो उसका बुरा अंत हो सकता है। इसलिए मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और उसे बदतर होने से रोकना चाहिए। उसके पास पहले से ही एक योजना थी। अपने स्वर्गीय निर्माण कौशल के साथ उसके शरीर में जहर को हटा दें। साथ ही उसे डर था कि वह उसे देखने में असमर्थ होगा, क्योंकि वह केवल एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी जो लगातार रहती थी उसके महल में। उसका एकमात्र मौका बहुत जल्द ही उसके पास आ गया। रॉयल रक्षक। उसने अपनी आंखों में आशा के साथ 3 शब्दों को देखा। रॉयल गार्ड अभिजात वर्ग की एक सेना थी जो शाही महल के अंदर और बाहर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। इसके कार्य सर्सिस द्वीप पर सर्सिस सेना के समान थे, हालांकि इसका आकार सर्सिस आर्मी से बड़ा था। आखिरकार सेसिस सेना केवल एक छोटे से द्वीप की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी, जबकि रॉयल गार्ड पूरे शहर के लिए जिम्मेदार थे। पहले वहां 10,000 लोग थे, लेकिन रॉयल गार्ड उससे 20 गुना बड़ा था। दोनों समूहों में सबसे कमजोर लोग श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि रॉयल गार्ड में उन लोगों को पूर्व के तांग में 36 प्रांतों के सबसे उत्कृष्ट लोगों में से
चुना गया था। उनमें से अधिकांश सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे और यहाँ तक कि सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से भी युद्ध कर सकते थे। हर 100 साल में पूरे देश से कुछ नए सदस्यों को रॉयल गार्ड में शामिल होने के लिए चुना जाता था। जब बिपिन देश में पहुंचे तो चयन की तारीख से सिर्फ 3 महीने पहले थे। जब वह दिन आया तो ब्लडहेड्स सिटी के लोग जो रॉयल गार्ड में शामिल होना चाहते थे वे शहर के बाहर इकट्ठा हुए। चयन के पहले दौर के बाद कमजोर लोगों को हटा दिया गया और मजबूत लोगों को शाही महल में ले जाया जाएगा और आगे की परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जो लोग चयन के अंत तक पहुंचे वे रॉयल गार्ड में शामिल हो सकते थे। चूंकि मैं अभी इस भूमि पर आया हूं और कोई संबंध नहीं बनाया है, मैं अब अपनी वर्तमान शक्ति से कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। रॉयल गार्ड शाही महल की रक्षा करता है और विशेषज्ञों से भरा है। यह मेरे लिए एक अच्छा आश्रय हो सकता है। इसमें शामिल होने के बाद मैं रश्मि को दोबारा देखने का रास्ता ढूंढते हुए अपनी शक्ति में सुधार कर सकता हूँ। बिपिन ने अपनी मुठियां भींच लीं और अपने फैसले से उत्साहित था। उसी दिन उन्होंने रजिस्ट्री में रॉयल गार्ड के लिए साइन अप किया, यह मानते हुए कि उसने यदुराज को मार डाला था और जिया कबीला हर जगह उसकी तलाश कर रहा था। उसने पंजीकरण के लिए साइन अप करते समय एक नए नाम का इस्तेमाल किया। वह नया नाम ब्लड माउंटेन था। उन्होंने अपना नाम ब्लड माउंटेन तलवार के नाम पर रखा। इसके बाद उन्होंने शहर में एक आवास ढूंढ लिया और चयन तिथि आने का इंतजार करने लगे। अध्याय 828 प्रारंभिक। 3 महीने बाद ब्लडहेड्स सिटी के बाहर। यह वह दिन था जब रॉयल गार्ड नए सदस्यों की भर्ती करेगा। ब्लडहेड्स प्रीफेक्चर के सभी कोनों से कई श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ वहां पहुंचे। चूंकि प्रीफेक्चर विशेषज्ञों से भरी एक विशाल भूमि थी और रॉयल गार्ड देश में अच्छे पारिश्रमिक के साथ सबसे विशिष्ट सेना थी, इसलिए ब्लडहेड्स सिटी के बाहर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। परिणामस्वरूप जब बिपिन वहां पहुंचे तो उन्हें चेहरों का समुद्र दिखाई दिया। वहां लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। बहुत सारे लोग हैं। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वहां भीड़ होगी, फिर भी वह इस दृश्य से आश्चर्यचकित था। 1 लाख श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, फर्मामेंट टेरिटरी के ऐसे सभी विशेषज्ञों से अधिक। कुल मिलाकर यह ब्लडहेड्स प्रीफेक्चर में परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की उपस्थिति थी। उनमें से एक के रूप में बिपिन भीड़ के किनारे पर चुपचाप इंतजार कर रहा था। भीड़ के ऊपर शून्य में लाल रंग के कवच में कई साजंट थे। उनकी आभा डरावनी थी। वे ब्लडहेड्स प्रीफेक्चर के सैनिक थे। एक अच्छी तरह से निर्मित लंबा आदमी और एक नीले बालों वाली महिला उनके नेताओं के रूप में काम कर रही थी। ये दोनों प्रांत के सेनापति थे। ये बहुत बड़ी भीड़ है। लंबे आदमी ने नीचे की ओर देखते हुए नीले बालों वाली महिला से कहा, हाँ, पिछले वर्षों की तरह। हालांकि लोग जानते हैं कि रॉयल गार्ड में शामिल होने के लिए एक सख्त मानक है, फिर भी वे यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। हमारे सामने खड़े प्रतिभागियों की संख्या 1 लाख से अधिक है, लेकिन उनमें से 50 से अधिक भी अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। महिला प्रतिक्रिया व्यक्त। मैं इस बात से सहमत हूं कि लंबे आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि रॉयल गार्ड के सामान्य सैनिक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनमें से कुलीन लोग उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि शीर्ष दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। हमारे प्रांत के सैनिक कुलीन वर्ग के हैं और वे सरसिस द्वीप की सरसिस सेना से समान रूप से मेल खाते हैं, लेकिन वे रॉयल गार्ड से कमतर हैं। आप सही हैं, लेकिन अब चयन शुरू करने का समय आ गया है। नीले बालों वाली महिला बोली। उस आदमी ने आकाश की ओर देखा और सिर हिलाया। उसने चिल्लाते हुए भीड़ की ओर देखा। सभी लोग ध्यान दें। उनकी गरिमापूर्ण आवाज ने तुरंत भीड़ को शांत कर दिया।
सभी प्रतिभागी ध्यान की ओर खड़े हो गए और वे आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को देख रहे थे। सुनो, आप में से बहुत से लोग देश की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी रॉयल गार्ड में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि रॉयल गार्ड में सबसे साधारण सैनिक को भी कड़ी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, जिसका मतलब है कि हर 1000 में से केवल एक ही इसमें सफल हो पाएगा। इसके बाद आपको हमारे ब्लड हेड्स प्रीफेक्चर द्वारा आयोजित प्रारंभिक दौर से गुजरना होगा। तैयार हो जाओ। उस आदमी की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। उनकी आवाज सुनकर भीड़ के बीच मौजूद श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने अपने चरम पर पहुंचने के लिए गहरी सांस ली। एक पल में उन्होंने खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार कर लिया। चलो शुरू करें। जैसे ही वह चिल्लाया, एक तेज रोशनी उस आदमी की आंखों से निकल गई। तभी एक जबरदस्त शक्ति उसके पास से निकल गई। इसने अपने नीचे खड़े विशेषज्ञों को अपने कंधों पर एक विशाल पर्वत की तरह दबा लिया। सभी विशेषज्ञ ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। पफ पफ पफ। उनमें से आधे से अधिक खून का कौर पीने से खुद को रोक नहीं सके और बल के दबाव के कारण पीले चेहरे के साथ घुटनों के बल गिर पड़े। जो लोग खड़े रहे, उनका चेहरा दर्द से लाल हो गया और वे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या यह आभा दमन है? भीड़ के बीच बिपिन भी उस आदमी की दबाव वाली आभा के अधीन था। जैसे ही उसे आभा का एहसास हुआ, उसे पता चल गया कि लंबा आदमी शीर्ष 6 कदमों का विशेषज्ञ था। ऐसी ताकत का एक विशेषज्ञ यदि अपनी आभा की पूरी शक्ति को उजागर कर दे तो वह एक सामान्य श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को एक पल में विस्फोट कर सकता है। हालांकि वह लंबा आदमी एक ही समय में 1 लाख लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसकी आभा कई विशेषज्ञों के लिए असहनीय थी। कुछ ही समय में आधे से अधिक विशेषज्ञ उस आदमी की आभा के नीचे ढह गए। हालांकि आभा शक्तिशाली थी, लेकिन बिपिन इसे सहन करने के लिए काफी मजबूत थे। हो सकता है कि वह केवल एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ हो, लेकिन वह अनंत क्षेत्र विशेषज्ञ के 6 चरणों से लड़ने में सक्षम था। भले ही लंबे आदमी की आभा की सारी शक्ति उस पर थी, वह भयभीत नहीं होगा। सभी श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने मनुष्य की आभा के नीचे बने रहने के लिए संघर्ष किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आभा मंडल मजबूत होता गया और विशेषज्ञ अपने चरम पर पहुंच गए। एक के बाद एक कई विशेषज्ञ जमीन पर गिर पड़े। कुछ अपने घुटनों के बल गिर गए और कुछ ही समय में 800 से भी कम लोग खड़े रह गए। ठीक तभी नीले बालों वाली महिला आखिरकार बोली, बस बहुत हो गया। ये सुनकर लंबे आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी आभा को नियंत्रित किया। संघर्षरत विशेषज्ञों ने तुरंत महसूस किया कि उन पर दमनकारी बल तितर बितर हो गया है और उन सभी ने जोर जोर से सांस लेते हुए राहत की सांस ली। तभी एक लाल रंग का बख्तरबंद सिपाही उस लंबे आदमी के पास गया और उसे सूचना दी, कमांडर, सभी प्रतिभागियों में से 680 लोग आपकी आभा के नीचे खड़े होकर अंत तक पहुँचे। ये वास्तव में एक छोटी संख्या है ना? लंबे आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में बुरा नहीं है, पिछले वर्षों में 600 से भी कम प्रतिभागी अंत तक पहुँचे थे। नीले बालों वाली महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है। लंबा आदमी सिपाही की ओर मुड़ा और आदेश दिया कि उन 680 लोगों को वहीं रहने दिया जाए और बाकी सभी को वापस जाने के लिए कहा जाए जहां से वे आए हैं। वे रॉयल गार्ड में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वे प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सके। हाँ सर, सिपाही आदेश देने चला गया। जैसे ही आदेश प्रतिभागियों तक पहुंचा, जिन्हें सूचित किया गया कि वे प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, वे परिणाम स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों, उन्हें रॉयल गार्ड के अगले चयन के लिए अगले 100 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा।
अधिकांश प्रतिभागियों के चले जाने से स्थान अधिक विशाल और आरामदायक हो गया। अध्याय 829 चयन का दूसरा दौर। खुली जगह पर 680 विशेषज्ञ खड़े थे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनमें विपिन भी शामिल था। लंबा आदमी शून्य के ऊपर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और कह रहा था कि यह प्रभावशाली है कि आप मेरी आभा के नीचे बच गए। हालांकि बहुत उत्साहित मत होइए, आपने अभी पहला राउंड पास किया है और अगले परीक्षण कहीं अधिक कठिन होंगे। इसके बाद मैं आपको रॉयल गार्ड के शिविरों में से एक में ले जाऊंगा और आपको अन्य प्रांतों के उन प्रतिभागियों से युद्ध करना होगा जिन्होंने वहां प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन लड़ाइयों के विजेता रॉयल गार्ड में शामिल हो सकेंगे। ये कहने के बाद वह आदमी नीले बालों वाली महिला की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वर्महॉल तैयार है। हाँ, महिला ने सिर हिलाया। इन लोगों को ले जाने के लिए इस वर्महॉल को स्थापित करने में हमें बहुत से दिव्य रत्नों की कीमत चुकानी पड़ी है। लंबे आदमी ने आह भरी। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमें उन प्रतिभागियों के साथ पैदल चलकर वहां पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, यह मानते हुए कि रास्ते में हमें किसी अप्रत्याशित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो वर्महॉल खोलें। मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को कैंपस साइट पर ले जाऊंगा। लंबे आदमी ने बात खत्म कर दी। जल्द ही वह उन प्रतिभागियों को एक विशाल वर्महॉल तक ले गया, जो एक समय में 100 लोगों को ले जा सकता था। 680 प्रतिभागियों और ब्लड हेड्स प्रीफेक्चर के कुछ विशेषज्ञों को 7 अलग अलग बैचों में कैंपस साइट तक पहुंचाया गया। कैंपिंग स्थल अंतहीन प्राचीन पहाड़ों के बीच स्थित था। जब वे पहुंचे तो अन्य प्रांतों से कई लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। ब्लड हेड्स प्रीफेक्चर में आयोजित प्रारंभिक का उद्देश्य कमजोर प्रतिभागियों को खत्म करना था। निम्नलिखित राउंड में 36 प्रांतों के सभी श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी को एक साथ निम्नलिखित परीक्षण देने होंगे। जो लोग ब्लड हेड्स प्रीफेक्चर की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे उनकी संख्या लगभग 680 थी। प्रत्येक प्रांत से संख्या लगभग समान थी। कुल मिलाकर निम्नलिखित राउंड में लगभग 30,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके अलावा वे सभी उम्मीदवार स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। ब्लड हेड्स प्रीफेक्चर के अन्य प्रतिभागियों के साथ भीड़ में खड़े विपिन ये सोचने में मदद नहीं कर सके कि प्रारंभिक चरण एक आभा दमन था और इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि उन्मूलन का दूसरा दौर क्या होगा। जैसे ही वह विचारों में खोया हुआ था, कुछ ही दूरी पर शून्य से सुनहरी रोशनी में लोगों का एक समूह उनकी ओर उमड़ पड़ा। वे एक बड़े समूह में जबरदस्त आभा के साथ तेजी से आगे बढ़े। जब वे करीब पहुंचे तो विपिन ने देखा कि वे वास्तव में सोने के कवच में सैनिकों का एक समूह थे। प्रत्येक गार्ड के कवच पर गोल्डन ड्रैगन मार्क उकेरा गया था। वे रॉयल गार्ड हैं, वे रॉयल गार्ड हैं। उनकी आभा कितनी शक्तिशाली है। वे सैनिक हमारी तरह ही श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र में हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि उनमें से हर कोई हमसे कहीं अधिक मजबूत है। सोने के बख्तरबंद सैनिकों को देखकर प्रतिभागी उत्साहित हो गए और उनकी आंखें चमक उठीं। रॉयल गार्ड पूर्व के तांग में सबसे मजबूत और सबसे विशिष्ट सेना है। इस टुकड़ी का सदस्य बनने ने ही उन सभी प्रतिभागियों को शिविर स्थल तक आने के लिए प्रेरित किया था। क्या वे राजरक्षक हैं? विपिन ने स्वर्ण बख्तरबंद सैनिकों की ओर देखा। वह उनमें से एक जबरदस्त आभा महसूस कर सकता था। उन सैनिकों में से उसने पाया कि उनमें से अधिकांश दैवीय क्षेत्र में थे, जबकि उनमें से कुछ शाश्वत क्षेत्र में थे। वह कुछ शक्तिशाली आभाओं को महसूस करने में भी कामयाब रहा, जिसे वह जानता था कि उसे गंभीरता से लेना होगा। जैसा कि मैंने सुना है कि रॉयल गार्ड के पास वास्तव में कुछ विशेषज्ञ हैं जिनकी विपिन ने प्रशंसा की।
अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अनंत क्षेत्र विशेषज्ञ के 6 चरणों से लड़ सकता है। इसे देखते हुए वह रॉयल गार्ड में मजबूत लोगों में से एक हो सकता है, हालांकि उनमें से कुलीन वर्ग में नहीं। कैंपसाइट में रॉयल गार्ड के लगभग 1000 लोग मौजूद थे और उनकी नेता एक खूबसूरत युवा महिला थी, जिसने सोने का कवच भी पहना हुआ था। हालांकि उसकी भौहों के बीच हत्या का इरादा था। उसकी आंखें उसकी रौबदार आभा को ठंडा कर रही थीं। 30,000 प्रतिभागियों पर ठंडी नजर डालने से पहले महिला ने 36 प्रांतों में से प्रत्येक के कमांडरों का अभिवादन किया। वह बर्फीली आवाज में बोली, सुनो, तुम में से केवल 1000 ही हमारी सेना में शामिल हो सकेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम में से बाकी को हटा दिया जाएगा। उनके शब्दों ने प्रतिभागियों को रोमांचित कर दिया। देखते ही देखते वहां हंगामा मच गया। इन सभी प्रतिभागियों ने अपने प्रीफेक्चर द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि उनमें से केवल 1000 ही अंततः रॉयल गार्ड में शामिल हो पाएंगे। बहुत कठोर। गार्ड में शामिल होने की शर्तें वास्तव में बहुत कठोर थीं। निम्नलिखित परीक्षण बहुत सरल हैं। महिला की गहरी आवाज एक बार फिर गूंजी, हम आपकी शक्ति का परीक्षण करेंगे। पूर्व या शाश्वत विश्व के तांग में जहां कहीं भी शक्ति किसी भी चीज से अधिक जोर से बोलती है, हमारे रॉयल गार्ड में भी ऐसा ही है। इसलिए निम्नलिखित परीक्षणों का उद्देश्य आपके बीच सबसे शक्तिशाली 1000 को ढूंढना है, एक दूसरे से युद्ध करवाकर। अब आप हमारे रॉयल गार्ड के एक विशेष शिविर में खड़े हैं और इसके लिए एक प्रतिबंध बनाया गया है। जैसे ही महिला की आवाज सुनाई दी, एक हल्का सुनहरा आभामंडल अचानक ऊपर उठा और कैंपसाइट और उसमें मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। ये प्रतिबंध एक उत्कृष्ट फॉर्मेशन निर्माता द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर आप इस डर से मुक्त होकर लड़ सकते हैं कि आप मारे जाएंगे, क्योंकि यह प्रतिबंध आपको मारे जाने से पहले इससे बाहर निकालकर आपके जीवन की रक्षा करेगा। हालांकि बाहर ले जाए जाने का मतलब ये भी है कि आपको हटा दिया गया है और आपको जो करने की आवश्यकता है वह प्रतिबंध के भीतर एक दूसरे से लड़ना है, बस हमलावर या जीवन रक्षक कौशल का उपयोग न करें जो दूसरों की शक्ति का उपयोग करता है। आप किसी अन्य साधन का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि आप में से केवल 1000 लोग प्रतिबंध में न रहें। आप समझते हैं। ये शब्द कहने के बाद महिला ने इधर उधर देखा। अध्याय 830, एक जंगली लड़ाई। महिला की बातें सुनते ही भीड़ हंगामा करने लगी। अकेले ही लड़ो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा राउंड इतनी भयंकर लड़ाई होगी। विपिन की आंखें सिकुड़ गईं। 30,000 लोगों को प्रतिबंध के भीतर किसी भी तरह से लड़ना होगा जब तक कि उनमें से 1000 शेष न रह जाएं। लड़ाई भीषण होनी थी। हालांकि इस ज्ञान में आश्वस्त होने के बावजूद कि वे वास्तव में मारे नहीं जाएंगे, सभी प्रतिभागियों को बेहतर महसूस हुआ। तैयार हो जाओ। महिला ने भीड़ को देखा और चिल्लाने से पहले अपना हाथ उठाया। लड़ाई शुरू होने दो। बम बम बम। जैसे ही ये शब्द महिला के मुंह से निकले, भीड़ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतनी कम जगह में इतने सारे लोगों के लड़ने से यह एक क्रूर लड़ाई होने का वादा करता है। मारे मारे, भाड़ में जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। 36 प्रांतों के प्रत्येक प्रतिभागी ने अपने निकटतम लोगों पर हमला किया। उस समय चाहे आप कोई भी हों या कहीं भी हों, आपके आसपास के सभी लोग आपके दुश्मन थे। बूम बूम क्लैंग क्लैंग। भारी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला पूरे कैंपसाइट में गूंज उठी। झगड़े अभी शुरू ही हुए थे कि लोगों को एक के बाद एक प्रतिबंध से बाहर निकाला जाने लगा। उन लोगों को दूसरों द्वारा मार दिया गया और प्रतिबंध द्वारा ले जाया गया। जल्द ही 5000 से अधिक लोगों को समाप्त कर दिया गया और संख्या अभी भी बढ़ रही थी। बहुत पहले ही लगभग 1/3 प्रतिभागियों को प्रतिबंध द्वारा बाहर ले जाया गया था।
प्रतिबंध के बाहर रॉयल गार्ड के सार्जेंट और प्रीफेक्चर के कमांडरों ने बड़ी दिलचस्पी से लड़ाई देखी। उन्होंने सोचा कि यद्यपि प्रतिभागियों की संख्या बड़ी थी, जब तक वे बेतहाशा लड़ते रहे, लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। सभी प्रतिभागी उत्कृष्ट हैं और मैंने उनमें से 100 से अधिक शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को देखा है। एक कमांडर ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। हाँ, मैं सहमत हूँ, किसी ने सहमति में सिर हिलाया। आमतौर पर एक क्षेत्र में एक पीढ़ी के केवल 1 या 2 शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे। हालांकि पूर्व का तांग इतना विशाल था कि यदि इसके प्रत्येक प्रांत में ऐसे विशेषज्ञों की थोड़ी सी संख्या भी चयन में भाग लेती तो कुल संख्या काफी बड़ी होती। इसलिए 100 से अधिक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ प्रतिबंध में सेनानियों के बीच खड़े हुए। फिर भी ऐसे जंगली युद्ध में उन शीर्ष विशेषज्ञों को भी बहुत सावधान रहना पड़ा। आखिरकार कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वे कई लोगों से घिरे हुए थे या अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से उनका सामना हुआ था। प्रतिबंध के अंदर लड़ाई हिंसक रूप से चलती रही। वेंग एक विशाल कुल्हाड़ी निर्दयतापूर्वक शून्य में घूम गई। इसने शून्य को काट दिया, मानो पहाड़ को तोड़ दिया हो। एक भयानक शक्ति उसमें से निकल रही थी। कुल्हाड़ी के सामने मौजूद दर्जनों श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों को उसी क्षण प्रतिबंध से बाहर भेज दिया गया जब उन पर कुल्हाड़ी का वार किया गया। भले ही वे श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ इतने शक्तिशाली थे कि वे यहाँ तक पहुँच सके। ओह, इस प्रहार से दर्शकों की आंखें चमक उठीं। ये प्रहार वास्तव में शक्तिशाली है। इसके पीछे की शक्ति शाश्वत क्षेत्र के चरण 4 की होनी चाहिए। ये लड़का किस प्रांत से आता है? हाँ, वह हमारे इनकंस्टेंसी प्रीफेक्चर से असुर है। असुर उसका उपनाम होना चाहिए। एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में ऐसी शक्ति हासिल करना उसके लिए वास्तव में प्रभावशाली है। शाश्वत दुनिया में कुछ ही लोग इसे हासिल कर सकते हैं। सभी कमांडरों ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की। रॉयल गार्ड के कई सार्जेंट भी आश्चर्य से असुर की ओर देखने लगे। रॉयल गार्ड के लिए एक शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कुछ खास नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसे विशेषज्ञ से युद्ध कर सकता था। वास्तव में शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य विशेषज्ञ, असाधारण प्रतिभा और अत्यंत असाधारण प्रतिभा उनमें से सामान्य शीर्ष विशेषज्ञ 1 कदम वाले शाश्वत क्षेत्र में थे, जबकि असाधारण प्रतिभाएं 2 कदम या 3 कदम वाले शाश्वत क्षेत्र में थीं। असुर जैसी अत्यंत असाधारण प्रतिभाएं अनंत क्षेत्र के चरण 4 या उससे भी ऊपर थीं। स्वाभाविक रूप से इस तरह के विशेषज्ञों ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। असुर सभी प्रतिभागियों में सबसे शक्तिशाली हो सकता है। एक एक करके उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता या उससे 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक कमांडर ने अपनी राय व्यक्त की। आप सही कह रहे हैं। उसके अलावा अगला सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी मुश्किल से चरण 3 में है और उसकी मार का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। देखो, असुर अब प्रतिबंध में अजेय है। स्पष्ट रूप से असुर कमांडरों की बातचीत का विषय बन गया था। लाल बागे में और सीधे चेहरे के साथ उसने अपनी 2धारी विशाल कुल्हाड़ी से हमलों की एक श्रृंखला शुरू की और जहां से वह गुजरा वहां विनाश हो गया। कोई भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता था और न ही कोई उससे टकरा सकता था। उस समय वह बिल्कुल असली असुर जैसा दिखता था। अपराजय असुर हमारी ओर आ रहा है, जल्दी करो, उसके पास से दूर रहना। असुर की शक्ति के बारे में जानने के बाद जब सभी प्रतिभागियों ने उसे पास आते देखा तो वे भाग गए। किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कूड़े का एक समूह, असुर ने उपहास किया और इधर उधर देखा। उसके अंदर से हत्या का एक हल्का सा इरादा झलक रहा था।
अचानक वह तेजी से आगे बढ़ा और एक काली आकृति की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि आकृति को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसने उसे चकमा देने के लिए संघर्ष किया। हम्फ! असुर ने फुफकारते हुए काली आकृति पर लापरवाही से अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। हालांकि यह हमला सामान्य लग रहा था, लेकिन इसमें अनंत क्षेत्र के चरण 4 की शक्ति थी। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में सबसे अच्छे दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उस हमले को नुकसान पहुँचाए बिना नहीं सह सकते थे। उस औसत दर्जे की काली आकृति को तो छोड़ ही दें, जिस पर असुर ने हमला किया था। हर किसी ने सोचा था कि वह आकृति असुर के प्रहार से समाप्त हो जाएगी, जैसा कि उससे पहले के कई लोगों ने किया था। हालांकि जब कुल्हाड़ी उस आकृति पर लगने ही वाली थी कि तलवार की एक चमकदार रोशनी अचानक हवा में चमक उठी। बिजली की भांति कुल्हाड़ी से मिलन हुआ।